Hello student, in this today's compiler design next lecture, that is the important lecture of the translation scheme, we are going to study the next important topic, that is called flow control statement. That is one of the flow control statement is if then else, and now we are just studying the जो आज का क्लास है इसमें हम do while statement एंड लूप स्टेटमेंट पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं कि किस तरह से ये हम पढ़ेंगे। तो ये बहुत इजी है। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो लेक्चर्स में ये समझाया था कि इफ देन एल्स के लिए किस तरह से हमारा एक विजुअल इंफॉर्मेशन होता है, तो वही विजुअल इंफॉर्मेशन यहाँ पे भी है। आप एक इमेजिन कीजिए कि लूप कैसे काम करता है। बहुत सिंपल सा लूप जैसे स्टेटमेंट होता है, वो आपको क्या होता है कि वाइल लिखा होता है, तो उसके बाद जो होता है आप सिंपल आप इमेजिन कीजिए कि किस तरह से काम करता है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, आप इसको इमेजिन कीजिए ये हमारा लूप है। तो आप देख सकते हैं कि वाइल a इज लेस देन 10 एंड 2 हम a इज इक्वल टू a प्लस 1 और उसके बाद एंड वाइल, यानी एक सिंपल स्ट्रक्चर ऐसा हम यूज करते हैं। तो जब भी आप C में बनाते हो या किसी और लैंग्वेज में बनाते हो, तो बेसिक स्ट्रक्चर इज सेम, यही रहता है कि हमारे पास एक कंडीशन होता है जिसके बेस पर लूप चलता है और अंदर जो होता है उसके स्टेटमेंट्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट, कलेक्शन ऑफ सिंगल स्टेटमेंट या फिर मल्टीपल स्टेटमेंट्स होता है। तो इसी चीज को आप दिमाग में रखेंगे और इसी को बेस करके आप बनाएंगे। तो इसका मतलब है कि लूप का एक स्टार्ट पॉइंट होता है और लूप का एक एंड पॉइंट होता है, और इनके बीच ही सारा स्टेटमेंट जो होता है वो सर्कुलेट करता है, यानी घूमते रहता है। तो इसका मतलब है जब हम नीचे पहुंच जाते हैं तो वहां से हम धक्का मार देते हैं कि आप ऊपर चले जाओ। फिर ऊपर जाके कंडीशन टेस्ट करता है, अगर कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो फिर से वो एग्जीक्यूट करता है सारे स्टेटमेंट को। फिर नीचे पहुंचता है, नीचे से फिर वो बोल देता है कि फिर से ऊपर जाओ, पहले चेक करो अपने आप को कि आप कंप्लीट हुए कि नहीं। फिर उसके बाद नीचे आता है, अगर मान लो वहां कंप्लीट हो तो सीधा बाहर आ जाता है। तो इसका मतलब हुआ कि हमारे पास जो विजुअल इंफॉर्मेशन यहाँ दिया हुआ है वो ये बता रहा है कि एक एस बिगिन होता है, यानी पूरा का पूरा स्टेटमेंट एस कहलाता है। ठीक है, अब एक हो गया एस बिगिन। एस बिगिन का मतलब यहाँ से शुरू होता है, पर्टिकुलर लूप्स जो स्टेटमेंट है यहाँ से शुरू होता है एस बिगिन। एस बिगिन के बाद वो क्या चेक करता है, उसके अंदर जो कंडीशनल ऑपरेशन है, सेम एज जो मैंने इफ देन एल्स में बताया था वैसे ही है। कंडीशनल ऑपरेशन के दो रास्ते हैं, ट्रू एंड फॉल्स। तो यानी ये दो रास्तों को वो फॉलो करते हुए, तो यानी ये जो ई कोड है इसके लिए आपको लूप स्टेटमेंट में तो लिखना ही पड़ेगा, यानी वही चीज यहाँ कैरी फॉरवर्ड करेंगे। यानी जो चीज हमने इफ देन एल्स यानी प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि इफ देन एल्स में कैसे होता है, तो उसी इफ देन एल्स के जो कोड है उस चीज को हम यहाँ यूज करेंगे। लेकिन एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, वो मैं बताऊंगा कि किस तरह से वापस हम उसको बाहर निकलने के बजाय लूप में ही रहते हैं और टेस्ट करने के बाद बाहर निकलता है। तो इसका मतलब है कि ये वाला तो जैसे हमने यूज किया था वैसे ही रहेगा। इसका जो ट्रू पार्ट ये हो गया, अगर ट्रू हुआ तो ये, और सब अगर मान लो फॉल्स हुआ तो सीधा सीधा फॉल्स पार्ट में बाहर आ जाएगा, यानी यहाँ से सीधा बाहर आ जाएगा, यानी यही कंडीशन टेस्ट होगा और यहाँ से या तो इसमें कोड में आ जाएगा या फिर बाहर निकल जाएगा। और जैसे ये S1 कोड कंप्लीट हो जाता है तो यहाँ से फॉल्स में नहीं आएगा। फॉल्स में ना आए तो उसके लिए हम गो टू स्टेटमेंट का यूज करते हैं, उसको रीडायरेक्ट कर देते हैं वापस बिगिन में। वो बोलता है यहाँ से आप आगे नहीं जा सकते, यहाँ से वापस आप चेक पॉइंट पे जाइए और वहां से आप उसको इवेलुएट कीजिए, उसके बाद वहां से वो आपको भेजेगा फॉल्स में, नहीं तो फिर ट्रू में जाना पड़ेगा। तो इसका मतलब है हमारे पास दो चीजें होती है, बिगिन होता है आफ्टर। ये बिगिन और आफ्टर जो होता है वो लूप स्टेटमेंट का है। तो ये चीज आप लोग समझ में आ गया होगा कि मैं मेरा एक लूप स्टेटमेंट, जब भी आपको पास कोई लूप स्टेटमेंट दिया रहेगा तो उसके लिए आप एक बिगिन यूज करोगे और एक आफ्टर यूज करोगे, और उसके बाद सारे कोड जैसे आपने यूज किया था वैसे। तो इसका मतलब है मैंने बिगिन यूज किया, बिगिन यूज करने के बाद ई डॉट कोड लिखा, तो यानी इसका इवैल्यूएशन होगा। अगर इसका इवैल्यूएशन करना है तो मैं बताऊंगा, अगर कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है तो उसको इवैल्यूएट करोगे और उसके बाद तो यानी ई कोड इटसेल्फ A3 एड्रेस कोड। तो इसके इसके खुद के 3 एड्रेस कोड होगे, वो क्या होगा उसको आप इसमें इन्वॉल्व कर सकते हो। तो इसलिए उसको इसने बोला नहीं कि यहाँ क्या होगा, यहाँ बोला है कि ये जो 3 एड्रेस कोड है यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। उसके बाद ये इसके इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जैसे मैंने इफ देन एल्स में यूज किया था वही चीज होता है कि अगर ई इवैल्यूएट होने के बाद अगर ई की वैल्यू 0 है देन गो टू आफ्टर वाले में चले जाएगा, यानी सीधे सीधा बाहर निकल जाएगा। और सपोज कर लो 1 है ई की वैल्यू, यानी ट्रू कंडीशन है, इसका मतलब है S1 डॉट कोड जो भी होगा वो यहाँ इंसर्ट हो जाएगा और फिर गो टू बिगिन जो होता है सीधा सीधा वो वापस ऊपर चले जाएगा। फिर से वो टेस्ट होगा, फिर बाहर आ सकता है तो कहा जाएगा। तो इसका मतलब है आप समझ में आ गया, एक सिंपल सा स्ट्रक्चर यहाँ दिया हुआ है, इस चीज को हमको 3 एड्रेस कोड जनरेट करना है, तो यानी इसी का ही ट्रांसलेशन स्कीम लिखना है। तो देखिए ट्रांसलेशन स्कीम लिखने के लिए उसका ग्रामर क्या होगा स्टेटमेंट लूप स्टेटमेंट का, तो दैट इज एस बिलोंग्स टू व्हाइल ई डू S1। बहुत सिंपल लिखा हुआ है, यानी व्हाइल ई कंडीशन विल बी सेटिस्फाइड then do S1, E condition is not satisfied then exit from the
लूप स्टेटमेंट, दैट इज द सिंपल स्टेटमेंट। तो यानी इसी चीज को जो ऊपर लिखा हुआ है, इस चीज को मैं यहाँ लिखूंगा। तो हमको दो चीजें चाहिए, यानी दो लेबल चाहिए। पहला है एस डॉट बिगिन, यानी एस जो मैंने बताया था, ये जो लेफ्ट हैंड साइड एस, ये एस जो होता है पूरे लूप को होल्ड करता है। तो यानी एस डॉट बिगिन होगा और एस डॉट आफ्टर होगा। तो उसके लिए हमने दो लेबल बना दिया। अब ये जो दो लेबल है ये क्रिएट हुआ, यानी बिगिन और आफ्टर के नाम से क्रिएट हो गया। अब मैं पहला तो एस डॉट बिगिन, यानी एस डॉट बिगिन में क्या स्टोर हो रहा है, बिगिन स्टोर हो रहा है। तो मैं इसको तो मेरे को जनरेट करना है, इसको प्रिंट करना है। तो इसलिए मैंने जनरेट कोड में इसको यूज कर दिया। ई डॉट कोड तो इटसेल्फ है उसका कहीं और से उसका 3 एड्रेस कोड बन रहा है। तो इसलिए मैंने सीधा सीधा इसको पेस्ट कर दिया यहाँ पे। इंसर्ट, यहाँ जेन कोड यूज नहीं करेंगे। उसके बाद जेन कोड यहाँ यूज करेंगे, क्योंकि इसको हमको एज इट इज पेस्ट करना है, यानी एज इट इज क्रिएट करना है, नॉट ए पेस्ट, इट्स ए क्रिएट करना है। तो क्रिएट करने के लिए हम जनरेट कोड यूज करेंगे। और ये पूरा जो लाइन यहाँ लिखा हुआ है उस चीज को मैं यहाँ लिख दूंगा। हाँ, यहाँ पे आप आफ्टर नहीं लिखेंगे, यहाँ पे एस डॉट आफ्टर, क्योंकि न्यू लेबल जो होता है एस डॉट आफ्टर में, न्यू लेवल के थ्रू उसका एक लेवल क्रिएट हुआ है, वो क्या हुआ और नहीं पता। तो इसलिए एस डॉट आफ्टर करने से वहां वो पेस्ट हो जाएगा। अब इसी एस डॉट आफ्टर को हम आगे यूज करेंगे। अब S1 डॉट कोड अगर सक्सेस हुआ तो ये S1 डॉट कोड एज इट इज लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे ये पेस्ट हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा। फिर जेन कोड लिखेंगे, गो टू एस बिगिन यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि एस बिगिन में न्यू लेवल स्टोर हुआ था। उसके बाद हम नेक्स्ट जो होता है एस आफ्टर यूज करेंगे। तो आप देखिए सारी चीजों को मैंने यहाँ लाइन बाय सब यूज कर दिया है, और किस तरह से काम करता है और किस तरह से यूज करता है वो सारी चीजों को मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया, मतलब एज इट इज कर दिया है। तो जैसे मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था वैसा ही हम यहाँ यूज किए हैं। सिर्फ ये हमारा एक स्ट्रक्चर है, इसी को बेस करके हमने। तो जब भी आप इस तरह से कोई भी 3 एड्रेस कोड किसी भी कंट्रोल स्टेटमेंट का या लूप हो चाहे इफ देन एल्स, पहले आप अपना स्ट्रक्चर याद कर लीजिए। फिर उस स्ट्रक्चर को जो होता है आप यहाँ पे डायरेक्टली इंप्लीमेंट कर देंगे। तो जो भी लिखेंगे तो उसमें माइनर मिस्टेक जो होता है वो अफोर्डेबल है, यानी उसको गलत नहीं मानते हैं उस चीज को। लेकिन अगर ये स्ट्रक्चर हमको पता रहता है कि आपने इस स्ट्रक्चर को पहले बनाया है, उसके बाद इसको बनाया है, तो फिर हम कंफर्म हो जाता है कि आपका जो व्यू है, आपका जो थॉट है वो सही है। सिर्फ लिखते समय थोड़ा बार माइनर मिस्टेक हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये चीज समझ में आ गया। सो सेम एज, ये एक दूसरा तरीका है, अनदर अप्रोच है, अनदर वे है, जो मैंने लास्ट क्लास में बताया था। इसको चाहे तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, सिंपल सी बात है। अंडरस्टैंड करने के लिए आप चाहे आप इसको ना यूज करें तो अच्छा है, क्योंकि ये एक सेकंड मेथड है, सेकंड टाइप है जिसको डिफाइन करने का तरीका है, यानी स्कीम। तो ये वाला जो है स्कीम, इस स्कीम को आप हमेशा फॉलो करेंगे, क्योंकि ये बहुत इजी है और अंडरस्टैंडेबल है। इसको अगर आप फॉलो करना चाहते हैं तो अंडरस्टैंड के लिए है, आप जस्ट इसको रिव्यू कीजिए। इसमें सेम एज है, आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, तो मैं उसका रिप्लाई दूंगा। सो ये हो गया। अब आ जाते हैं हमारा जो लूप स्टेटमेंट क्रिएट करने का जो हमारे पास डेफिनेशन है, यानी ट्रांसलेशन स्कीम है, उसको हमने क्रिएट कर दिया। अब आ जाते हैं कि एक स्टेटमेंट लेते हैं और उसको बनाने की कोशिश करते हैं। तो इससे आपको बहुत सारी चीजें को क्लियर हो जाएगा कि कैसे काम करता है। और ये सारी चीजों को जो होता है मैं आपको बना के भी बताऊंगा। एग्जाम्पल जो आपके स्क्रीन में दिख रहा है इसको समझने की कोशिश कीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा। जो चीज मैंने आपको वहां समझाया था, जो चीज मैंने आपको समझाया था उस चीज को आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। थोड़ा देर समझने की कोशिश कीजिए, उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा समझाऊंगा। फिर हम लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाएंगे कि ये किस तरह से काम करता है। सो ये आपके स्क्रीन में जो दिख रहा है उसको पहले समझ लीजिए। ठीक है, तो देखिए इसमें स्क्रीन में जो दिख रहा है, यानी ये जो लूप स्टेटमेंट है ये सिंपल सा है। इसमें कितने पार्ट है वो आप लोग देख लीजिए। इस स्टेटमेंट में कहीं भी इफ यूज नहीं हुआ, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि इफ स्टेटमेंट जो होता है वो जो लूप का जो सिंटेक्स एरर ट्रांसलेशन स्कीम है वो वाला पार्ट है। यानी ए इज लेस देन जो 10 है, ये कंडीशनली एक रिलेशनल ऑपरेटर है, यानी रिलेशनल एक्सप्रेशन है। तो ये तो सॉल्व होगा पहले। तो इसीलिए हम पहले क्या कर ले रहे हैं कि देखिए कैसे हो रहा है, किस तरह से करते हैं। यानी इस चीज को करने के लिए एक थोड़ा सा अपने माइंड सेटअप को चेंज करना पड़ेगा। जो आप यूज करते हुए उसमें थोड़ा चेंजेस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जैसे यहाँ a इज लेस देन 10 है, यानी ये रिलेशनल एक्सप्रेशन नहीं है, ये रिलेशनल एक्सप्रेशन का पार्ट नहीं है। तो ये रिलेशनल एक्सप्रेशन ना होके ये एक दूसरा पार्ट है। यानी यही सेम रिलेशनल एक्सप्रेशन अगर आप अलग से यूज करते हो तो वो प्रोसेस आपका वहां होता है। यहाँ पे यूज कर रहे हो तो देखिए यूज करने का तरीका क्या है।
हम 10 को T1 इज इक्वल टू 10 असाइन कर देते हैं, 3 एड्रेस कोड के फॉर्म में उसको असाइन कर देते हैं। उसके बाद हम बिगिन स्टार्ट करते हैं, यानी लूप वहां से शुरू होगा, यानी वहां से जो भी स्टेटमेंट उसको मिलेगा वो लूप का पार्ट मानेगा। तो वहां से वो क्या करता है, तो T2 इज इक्वल टू ए इज लेस देन T1 करता है। तो T2 इज इक्वल टू ए इज लेस देन T1, यानी जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है यहाँ पे वो कोड ट्रांसफर हो जाता है इसमें। ठीक है, और उसके बाद आप ये मान के चलिए कि ये वाले को शो करने की जरूरत नहीं है, यानी ए इज लेस देन 10 को आपको शो करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि चाहे तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको दिखा सकते हैं, कैसे मैं बताऊंगा। यहाँ पे लूप पे एम्फेसाइज करना है, यानी लूप पे हमको ज्यादा कंसंट्रेट करना है, ना कि ए इज लेस देन 10 पे कंसंट्रेट करना है। लूप कैसे चल रहा है उस पे कंसंट्रेट, यानी सारा स्टेटमेंट लूप के बेस पर है। आप चाहे तो आप ए इज लेस देन 10 के लिए भी अलग से 3 एड्रेस कोड शो करके कर सकते हो। तो ये कोड तो आप देख लो, मैं उसको 3 एड्रेस कोड शो करके, यानी ए इज लेस देन 10 को पहले मैं लिखूंगा, फिर उसके बाद इस्तेमाल करूंगा। देखिएगा कैसे करता हूं, मैं बता दूंगा आपको। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, डायरेक्टली कंपेयर कर रहा है और ये मान के चल रहा है कि उसका रिजल्ट यहाँ पे स्टोर हो जा रहा है। अब ये जो रिजल्ट स्टोर हो गया तो T2 को अब बेस करके आगे बढ़ता है, और सेम एज जो वहाँ ट्रांसलेशन स्कीम में लिखा हुआ है उस चीज को यहाँ फॉलो करता है। फिर उसके बाद a इज इक्वल टू ए प्लस वन, तो a इज इक्वल टू ए प्लस वन एक अलग से 3 एड्रेस कोड बनेगा इसका। हम क्या करते हैं, 1 को स्टोर करते हैं T3 में, फिर a प्लस T3 कर रहे हैं, और फिर एक में हम जो होता है T4 को ट्रांसफर कर देते हैं, और फिर यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख देते हैं गो टू बिगिन। तो ये हो गया, और आफ्टर स्टेटमेंट को यहाँ पे कर देते हो। तो दीज आर द लेबल, और ये लेबल कॉल करने का तरीका। तो कोलोन हमेशा जहाँ लेबल को शो करते हैं वो कोलोन होता है, और जहाँ कॉल करते हैं वहां कोलोन इस्तेमाल नहीं करते। तो ये ध्यान देना है आपको। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल है, आपको समझ में आ गया, वेरी इजी एग्जांपल, कि जिसमें कि ए इज लेस देन 10 को डायरेक्टली उसने असाइन कर दिया, ना कि उसको इवेलुएट किया। आप चाहे तो इवेलुएट करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट, ये देखिए स्टेटमेंट, इसमें आपके पास होता है अब इफ भी इंक्लूड हो गया। तो इसका मतलब है वाइल का अपना एक पूरा चलेगा, इफ का अपना एक चलेगा। अब देखिए यहाँ पे मैंने लाइन नंबर यूज नहीं किया, यहाँ पे मैंने लेबल यूज किया। तो हम लेबल भी यूज कर सकते। अब जैसे मैंने इसको बनाया है, आप इसको ध्यान से देखेंगे, आप चाहे तो इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, जो स्क्रीन में दिख रहा है फिलहाल, आप इसको नोट कर लीजिए। अब नोट करने के बाद जो होता है, ठीक है, इसको आप फिलहाल नोट कर लीजिए, और नोट करने के बाद आपको मैं कुछ बोलूंगा कि आप इसको कैसे बना सकते हैं। तो जैसे ये चीज लिखा हुआ है, तो इसमें सारी चीजों को उसने लेबल फॉर्म में लिखा है, यानी लेबल के फॉर्म में लिखा हुआ है सारा चीजें, इसमें कहीं भी लाइन नंबर नहीं है। तो ये एक अनदर तरीका है जिसको आप बना सकते हो बाय यूजिंग लेबल। आप लेबल दे दो और लेबल आप असाइन कर दो, और उस हिसाब से लेबल के थ्रू आगे बढ़िए। और सपोज कर लो आप लेबल के थ्रू नहीं चाहते हो, आप बोलते हो कि नहीं, मैं एक ही पैटर्न पे काम करना चाहता हूँ, लाइन नंबर पे काम करना चाहता हूँ, तो चलिए उसको भी हम लोग देखेंगे कि लाइन नंबर पे कैसे काम कर सकते हैं, किस तरह से काम कर सकते हैं। तो ये हो सकता है कि आपको कॉम्प्लिकेशन लगे, लेकिन इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं। डिफरेंट पार्ट्स कौन कौन से हैं, ए इज लेस देन बी एक है, सी इज लेस देन डी है, यानी दो रिलेशनल ऑपरेशन है। तो दो रिलेशनल ऑपरेशन को हम परफॉर्म करेंगे। उसके बाद जो होता है इफ वाला ऑपरेशन है, यानी इफ सी इज लेस देन डी, देन करके ऑपरेशन है, यानी उसके लिए अलग कोड लिखेंगे। फिर x इज इक्वल टू वाई प्लस जेड के लिए कोड लिखेंगे, सेम एज x इज इक्वल टू वाई माइनस जेड के लिए कोड लिखेंगे। यानी इतने सारे कोड को इसको बनाना है, तो इसको बनाने के लिए क्या आएंगे, अब हम लोग यूज करेंगे 10 से। 10 से यूज कर रहे थे ए इज लेस देन बी। ठीक है, गो टू स्टेटमेंट 13 नंबर 1 3, यहां से 10 प्लस 3 यानी 1 3 हो गया। फिर 11 नंबर, 11 नंबर में हमारा जो होता है लाइन नंबर इज 11। 11 नंबर में अगर हम यूज करेंगे तो ए सॉरी T1 इक्वल्स टू 0। 12 लाइन नंबर में टी गो टू 12 प्लस 2 यानी 14। तो ये 14 लाइन नंबर में आएंगे। फिर उसके बाद जो होता है 12 के बाद 13 यूज करेंगे। 13 में हम लिखेंगे T1 इज इक्वल टू 1। अब आ जाते हैं 14। 14 लाइन नंबर में हमारा जो इवैल्यूएशन हो चुका है, तो अब हम गो टू स्टेटमेंट यूज करना स्टार्ट करेंगे। तो हम लिखेंगे बिगिन, बिगिन के बाद कोलोन। 15 नंबर लाइन पे हम लिखेंगे इफ T1 इक्वल्स T1 हाँ इक्वल्स टू 0, देन गो टू। तो गो टू क्या करना है, आफ्टर यहाँ पर हम यूज करेंगे लेबल। ठीक है, वो लेबल हम मेंशन करेंगे फिर।
तो आप चाहे लेबल का यूज करो, लाइन नंबर तो इसमें आपको पता नहीं है गो, इसलिए लेबल यूज करना बेटर है। लाइन नंबर कितने में आएगा, नंबर ऑफ कोड, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कोड एग्जीक्यूट होता है, तो आपको ये नहीं पता है कि नंबर ऑफ कोड कितने सारे होंगे, तो इसलिए लाइन नंबर स्पेसिफिक नहीं होता है। तो इसलिए नंबर ऑफ लाइंस आपको काउंट नहीं कर सकते, कभी कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, इसीलिए हम लेबल का यूज करना सबसे बेस्ट अप्रोच है, यानी वन एंड ओनली वन अप्रोच, यानी उसी का ही इस्तेमाल करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें ये हो गया। अगर ये सही हुआ, अगर ये ऐसा नहीं हुआ, तो फिर आफ्टर में नहीं जाएगा, सीधा सीधा किस में आएगा, वो इफ के कंडीशंस में आएगा। अब इफ कंडीशंस में आपको क्या लिखना है, आपको वहां मैं बताया था कि इफ कंडीशन के खुद के आपके ऑपरेशन होता है, कि इफ अगर वैसा हुआ तो आपको याद होगा किस तरह से बनाना है वो, कि इफ अगर ऐसा हो तो लाइन नंबर उसके एग्जीक्यूशन के हिसाब से जो होता है, ट्रू एंड फॉल्स दो हमने लेबल क्रिएट किया था। तो यहाँ पे ये तो पहला हो गया। अब दूसरा इफ है, तो इफ के लिए मैं लिखूंगा इफ, अब क्या था, इफ के लिए वैल्यूएशन हो रहा है कि c इज लेस देन d, तो इसका मतलब है पहले c इज लेस देन d को मैं इवेलुएट कर लेता हूं। तो कैसे करूंगा मैं, सेम एज c इज लेस देन के लिए मैं लूप लगाऊंगा, ये कंडीशनल जो रिलेशनल एक्सप्रेशन है उसको लगाऊंगा। तो मैं लिखूंगा c इज लेस देन d। अगर c इज लेस देन d हुआ, तो इसके लिए गो टू स्टेटमेंट लिखूंगा, डायरेक्ट गो टू 16 प्लस 3, यानी हो गया 19 नंबर। फिर उसके बाद 17 में मैं लिखूंगा कि ये हो गया T3 भी, T1 हो गया, T2 यूज करते हैं आप, T2 इज इक्वल टू 0 होगा, और नहीं तो फिर 19 के बाद 17 के बाद 18, 18 के बाद गो टू के बाद हम इस्तेमाल करेंगे 18 प्लस 2, यानी 20 लाइन नंबर पे चले जाएगा। और उसके बाद जो होता है 19 नंबर, 19 नंबर में मैं यूज करूंगा T2 इज इक्वल टू 1। अब 20 लाइन नंबर में मैं लिखूंगा, तो इसका मतलब है हमारे पास c लेस देन की वैल्यूज आ गई। अब इसमें इफ लगाना है, तो इफ T2 इक्वल्स टू 0, देन मैंने बोला है कि इफ देन एल्स वाले स्टेटमेंट में देन यूज करोगे तो आइडेंटिफाई हो जाता है कि ये इफ देन एल्स यूज हो रहा है। देन गो टू, अगर ऐसा हुआ T2 इज इक्वल टू फॉल्स, हम फॉल्स लेवल पे चले जाएंगे। और 21, इसके बाद मैं लिखूंगा यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा। एग्जीक्यूट क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस जेड, तो डायरेक्ट है, तो मैं एक T3 इस्तेमाल करूंगा, वाई प्लस जेड इस्तेमाल करूंगा मैं। और उसके बाद जो होता है वाई प्लस जेड इस्तेमाल करने के बाद मैं सीधा सीधा 22 स्टेटमेंट में लिख दूंगा कि लेफ्ट हैंड साइड में x है, x इज इक्वल टू T3, इस तरह से मैंने लिख दिया। अब 23 स्टेटमेंट में मैं लिखूंगा, ये हो गया हमारा। अब यहां से देखिए, आपको मैं बताया था कि यहाँ पे गो टू स्टेटमेंट में इस्तेमाल करते थे। गो टू आपको सीधा सीधा कहाँ निकलना है, जैसे ये फॉल्स है, अगर ये फॉल्स हुआ तो यानी एल्स वाले पार्ट में आना चाहिए, और नहीं हुआ तो सीधा सीधा ट्रू वाले पार्ट में चले जाएगा, तो यानी गो टू ट्रू, यानी ये ट्रू वाला खत्म हुआ तो ट्रू कहीं और मेंशन करेंगे। तो आप देख सकते हो ट्रू क्या है, तो यानी आपको याद रखना है कि मैंने इफ देन एल्स में पढ़ा कैसे था। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा फॉल्स, यानी ये फॉल्स वाला पार्ट है, ये फॉल्स वाला पार्ट है, यहाँ पे हमारा लेबल रहेगा, लेबल मतलब फॉल्स का लेबल। अब ये वाला फॉल्स पार्ट है, तो फॉल्स लेवल में आने के बाद वो इवेलुएट करेगा सेकंड वाले पार्ट को, सेकंड वाले पार्ट को मतलब T4। अब वो यूज करेगा T4, T4 में वो दोनों वेरिएबल है, तो y माइनस जेड को यूज करेगा। और उसके बाद जो होता है 26 नंबर पे वो इस्तेमाल करेगा, सीधा सीधा वैल्यू को ट्रांसफर करेगा, x इज इक्वल टू T4 को इस्तेमाल कर रहा है, यानी नेक्स्ट वैल्यू। अब आ जाते हैं 27, तो यू कैन सी दैट 27 में क्या होगा, 27 में मैं अब सीधी सीधी बात क्या लिखना है, क्योंकि हमारे पास ये इवेल्युएशन हो गया, तो यहाँ पे डेफिनेटली ट्रू वाला जो होता है ये लगेगा, ताकि क्या हो, जब वो इवेल्युएट होगा तो वो जंप करके सीधा बाहर आ जाए। तो ये हो गया बाहर, तो इसका मतलब है इफ वाला जो पोर्शन है उसको हमने एग्जीक्यूट कर लिया। अब इफ वाले पोर्शन को एग्जीक्यूट करने के बाद नेक्स्ट जो हमारा टारगेट है कि इसको वापस लूप में भेजना है ऊपर, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, गो टू बिगिन, ठीक है। अब गो टू बिगिन यहां से है। अब 29 स्टेटमेंट में क्या होगा, सीधा सीधा आफ्टर, आफ्टर वाला लेबल क्रिएट। तो देखिए हमको चार लेबल हमने बनाया है, एक होता है ट्रू लेबल, एक होता है फॉल्स लेबल, एक होता है बिगिन लेबल, और एक आफ्टर लेबल। ये चार चीजें हमारे दिमाग में होना चाहिए और देखना है कि ये चार चीजें डिफाइन है कि नहीं। तो देखिए बिगिन जो होता है 14 नंबर पे डिफाइन है, सो मैं इसको थोड़ा सा और स्मॉल कर देता हूं ताकि सारा चीजें एक स्क्रीन में आ जाए।
ओके, देखिए एक स्क्रीन में आ गया सारी चीजें। तो इसमें आपको सब पता चल रहा है कि किस तरह से हो रहा है, तो यू कैन सी दैट। तो आपको समझ में आ रहा है किस तरह से ये काम कर रहा है। सो आई थिंक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये लाइन ऑफ कोड आपके लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा है और राइट साइड में एक अनदर टाइप ऑफ लाइन ऑफ कोड है जिसमें हम लेबल का यूज कर रहे हैं। तो बहुत सारे बुक्स में जो होता है वो ये राइट साइड जो होता है इस चीज को मेंशन किया गया है, और बहुत सारे बुक्स में ये लाइन नंबर का यूज किया गया। तो यू कैन यूज लाइन नंबर। आपके पास जो लाइन नंबर है उसका आप इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। कैसे करके लाइन नंबर यूज करना है वो आप मेंशन कर सकते हैं। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू कैन डू इन योरसेल्फ। तो अगर कोई क्वेश्चंस है इस पर्टिकुलर कोड को देख के, कोई भी कंफ्यूजन है, तो आप तुरंत क्लियर कर लीजिए, अभी क्लियर कर लीजिए। नहीं तो फिर आज का जो क्लास है ये एंड है। और ये जो राइट साइड में आप देख रहे हैं, इस तरीके का क्वेश्चन मैक्सिमम एग्जाम में पूछा गया है, यानी ये वाला कोड को मैक्सिमम एग्जाम में पूछा गया है। लेकिन एक चीज और भी है कि इसमें मल्टीपल लूप्स को भी बताया गया है, यानी इफ के अंदर लूप हो सकता है, या लूप के अंदर लूप, उसके अंदर इफ कंडीशंस हो सकता है, यानी कोई भी चीज आपको दे सकता है।